कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जो सोने से चमकता हो। 16वीं सदी के अंत में भारत की यही सच्चाई थी। पूरी दुनिया में जितना भी उत्पादन होता था, उसका लगभग एक चौथाई हिस्सा केवल भारत से आता था। यह एक ऐसा समय था जब दिल्ली के तख्त पर सम्राट अकबर का राज था। उनके पास इतनी दौलत थी कि पूरी दुनिया की नजरें इस सोने की चिद्धिया पर टिकी हुई थीं। भारत अपनी अपार संपत्ति के कारण पूरी दुनिया का सबसे बद्धा व्यापारिक केंद्र बन चुका था। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और हजारों मील दूर एक दूसरी दुनिया की तस्वीर देखिए। ब्रिटेन, एक ऐसा देश जो उस समय गरीबी और अंदरूनी कलह से जूझ रहा था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के उस दौर में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सिर्फ खेती पर टिकी हुई थी। वहां भयानक गृह युद्ध चल रहा था। हालात इतने खराब थे कि वैश्विक स्तर पर ब्रिटेन का उत्पादन सिर्फ 3 से 4% तक सिमट कर रह गया था। पुर्तगाल और स्पेन जैसे देश विकास में ब्रिटेन से बहुत आगे निकल चुके थे। ब्रिटेन के पास अपना कुछ नहीं था। उनके नाविक इतने मजबूर हो चुके थे कि अपना गुजारा करने के लिए वो समंदर में पुर्तगाल के जहाजों को ही लूट लिया करते थे। एक तरफ अथाह दौलत, दूसरी तरफ भुखमरी और हताशा। इन दोनों दुनिया का आपस में कोई मेल नहीं था, लेकिन तकदीर कुछ और ही लिख रही थी। समुद्र की लहरों के बीच भटकते हुए एक ब्रिटिश नाविक को भारत की इस अथाह संपत्ति और समृद्धि के बारे में पता चला। यह खबर हवा की तरह उड़ढी और सीधे ब्रिटिश सरकार के कानों तक पहुंची। साल था 1600। ब्रिटेन के 200 व्यापारी एक जगह इकट्ठा हुए। उन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने एक बहुत ही गहरी और खौफनाक कूटनीति तैयार की। जब उन्होंने अपना यह प्लान महारानी एलिजाबेथ को बताया, तो वो भी उनका साथ देने के लिए फौरन तैयार हो गईं। इधर भारत में समय बदल रहा था। सम्राट अकबर की मौत हो चुकी थी। मुगल तख्त पर अब अकबर के बेटे जहांगीर का राज था। जहांगीर दिल्ली में बैठे थे, बिल्कुल बेखबर। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि समंदर के रास्ते उनके देश की तरफ क्या बढ़ रहा है। साल 1608। गुजरात के सूरत शहर में कुछ व्यापारिक जहाज आकर रुके। इन जहाजों से कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने कुछ साथियों के साथ नीचे उतरे और उनके कदम रखते ही भारत पर एक ऐसी काली छाया मंडराने लगी जो आने वाले 250 सालों तक इस देश का खून चूसने वाली थी। एक ऐसा काला इतिहास शुरू होने वाला था जिसे दुनिया के अंत तक भुलाया नहीं जा सकेगा। अंग्रेज अपने साथ कोई बड्डी फौज नहीं लाए थे। वो अपने साथ लाए थे बेशकीमती तोहफे। कैप्टन विलियम हॉकिंस सीधे जहांगीर के दरबार में पहुंचे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए व्यापार करने की इजाजत मांगी। उस वक्त भारत में डच और पुर्तगालियों का बहुत दबाव था। इसी दबाव के चलते जहांगीर ने अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पर अंग्रेज हार मानने वालों में से नहीं थे। वो भूखे थे, लालची थे। उन्होंने अपना तरीका बदला। वो जहांगीर के पास बार बार गए। हर बार वो अपने साथ व्यापार की नई और बहुत ही मुनाफे वाली डील्स लेकर आते थे और अंततः जहांगीर पिघल गए। जहांगीर ने उस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की मंजूरी मिल गई। यह सिर्फ एक हस्ताक्षर नहीं था, यह भारत की गुलामी का पहला पन्ना था। इजाजत मिलते ही अंग्रेजों ने पटना, सूरत, मुंबई और चेन्नई में अपनी फैक्ट्रियां लगा दी। शुरुआत में उन्होंने बहुत चालाकी से काम लिया। उन्होंने हिंदुस्तानी लोगों को रोजगार दिया, उन्हें बहुत अच्छी तनख्वाह दी। हिंदुस्तानी लोग उन पर भरोसा करने लगे। यहां तक कि भारत के बड्ढे बड्ढे व्यापारी भी अंग्रेजों की इन फैक्ट्रियों से जुद्धने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का जाल धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगा, लेकिन व्यापार से मिलने वाले मुनाफे ने अंग्रेजों का लालच बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया। उन्होंने देखा कि मुगलों के पास जो दौलत है, उसके सामने यह मुनाफा कुछ भी नहीं है। अब वो सिर्फ व्यापार नहीं करना चाहते थे, वो भारत की सत्ता पर कब्जा करना चाहते थे। 1686 अंग्रेजों ने अपने लालच में अंधी होकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सीधे मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी। उस वक्त मुगल साम्राज्य की ताकत औरंगजेब के हाथों में थी। अंग्रेजों का सामना मुगलों की विशाल और खूंखार सेना से हुआ। नतीजा वही हुआ जो होना था। मुगलों ने अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह से कुचल दिया। इस हार ने अंग्रेजों की आंखें खोल दी।
उन्हें समझ आ गया कि मुगलों को वो सीधे मैदान ए जंग में कभी नहीं हरा सकते। इसलिए अंग्रेजों ने अपनी सबसे पुरानी चाल चली। वो औरंगजेब के सामने घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने अपनी गलती की माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि वो दोबारा कभी मुगलों से नहीं उलझेंगे। औरंगजेब ने उन्हें सिर्फ कुछ जुर्माना लगाकर माफ कर दिया और उन्हें अपना व्यापार दोबारा शुरू करने की इजाजत दे दी। यही वो पल था। औरंगजेब का वो रहम मुगलों के अंत का सबसे बद्धा कारण बन गया। 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई। उनके मरते ही मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। गद्दी के लिए आपस में ही खून खराबा शुरू हो गया। एक के बाद एक कई कमजोर और अनुभवहीन शासक मुगल बादशाह बने। ये वो लोग थे जिन्हें इतना बद्धा साम्राज्य चलाना ही नहीं आता था। वो रोज नए नियम बनाते और रोज बदल देते। अंग्रेज इसी मौके की तलाश में थे। 1717 में एक कमजोर मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को एक फरमान जारी कर दिया। अब अंग्रेज सालाना एक बहुत छोटी सी रकम देकर बिना किसी टैक्स या लगान के व्यापार कर सकते थे। मुगल बादशाह अपनी अय्याशी और सत्ता के नशे में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें बाहर से आती मौत की आहट भी सुनाई नहीं दी। पर्शिया के राजा ने भारत की इस कमजोरी को देख लिया था। उसने भारत पर एक बहुत बद्दा हमला बोल दिया। मुगलों को इस हमले की भनक तक नहीं लगी और पर्शिया की सेना दिल्ली के अंदर घुस गई। दिल्ली की गद्दी मुगलों के हाथ से फिसलने लगी। खुद को और अपनी दिल्ली को बचाने के लिए मुगलों ने पर्शिया की सेना को उस दौर में लगभग 2 करोड़ रुपये दिए। बेशकीमती हीरे और मोती दिए। दिल्ली लुट चुकी थी। मुगल पूरी तरह से कमजोर और खोखले हो चुके थे। अब अंग्रेजों ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक खेल शुरू किया, जिसे आज भी हम डिवाइड एंड रूल के नाम से जानते हैं। फूट डालो और राज करो। उन्होंने अपनी कूटनीति के पहले चरण में बंगाल को चुना। वहां के नवाब सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने के लिए अंग्रेजों ने साजिश रची। उन्होंने बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत के बीज बो दिए। नवाब सिराजुद्दौला इस नफरत की आग को बुझाने में नाकाम रहे। प्लासी का युद्ध। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेनापति को ही खरीद लिया। उसे बंगाल का अगला नवाब बनाने का लालच दिया। अपनों की इसी गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला युद्ध हार गए। अंग्रेज जीत गए और उन्होंने उस गद्दार सेनापति को बंगाल का नया नवाब बना दिया। एक ऐसा नवाब जो सिर्फ अंग्रेजों के इशारों पर नाचता था। समय तेजी से बीत रहा था। अंग्रेजों की ताकत अब रुकने वाली नहीं थी। 1764 में बक्सर का भयानक युद्ध हुआ। अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की विशाल सेनाओं ने मिलकर अंग्रेजों का सामना किया। लेकिन तब तक अंग्रेज बहुत ताकतवर हो चुके थे। अंग्रेजों की फौज ने इन तीनों को एक साथ हरा दिया। भारत के सीने पर अब सिर्फ अंग्रेजों का राज्य था। उन्होंने मराठों और निजाम के बीच भी फूट डाल दी। जो मराठे अपनी मातृभूमि पर मर मिटने को तैयार रहते थे, अंग्रेजों ने उन्हें आपस में ही लड़वा दिया। और जब वो लड्डज लड्डेज कर कमजोर हो गए तो अंग्रेजों ने उनकी रियासतों पर भी कब्जा कर लिया। 18वीं सदी आते आते भारत का लगभग हर कोना अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, वो अब एक निर्मम सत्ता बन चुकी थी। उन्होंने अपनी मर्जी के भारी टैक्स लगा दिए, भारत को अंदर तक पूरी तरह से लूट लिया। इस गुलामी को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने भारत के बड्ढे बड्ढे जमींदारों को अपने साथ मिला लिया, उन्हें फायदे दिए। उन्होंने सड़कों का निर्माण किया, रेलवे लाइन बिछाई, शिक्षा के नए नियम लाए। कई भारतीय समाज सुधारक अंग्रेजों के इन कामों से प्रभावित होकर उनका साथ देने लगे। लेकिन यह एक मीठा जहर था। 1857 की महान क्रांति, जब देश के लोग अपनी आजादी के लिए उठखड़ेस हुए। लेकिन जिन जमींदारों और समाज सुधारकों को अंग्रेजों ने अपने साथ मिलाया था, उन्होंने ऐन मौके पर भारत के साथ विश्वासघात किया। वो अंग्रेजों के साथ खड्डे रहे और इसी विश्वासघात की वजह से 1857 की क्रांति कुचल दी गई। अंग्रेजों ने जीत हासिल कर ली। मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। जिस साम्राज्य के सामने कभी अंग्रेज गिद्ध गिद्धाए थे, आज उस साम्राज्य का बादशाह जंजीरों में बंधा था।
अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को देश निकाला देकर रंगून की एक अंधेरी जेल में फेंक दिया। उनके बेटों और उनके खानदान के एक एक इंसान को मौत के घाट उतार दिया गया। मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया और पूरा हिंदुस्तान हमेशा के लिए गुलाम बन गया। एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी, चंद भूखे व्यापारी और उनके सामने एक अंधी सत्ता, आपसी स्वार्थ और एक छोटी सी गलती। इस एक गलती की कीमत हिंदुस्तानियों की आने वाली ऐन जाने कितनी पीढ़ियों ने अपना खून बहाकर चुकाई। 250 सालों तक यह देश अमानवीय जुल्म सहता रहा। न जाने कितने बच्चे, कितने बूढ़े, कितने युवाओं ने अपनी जान गंवा दी। एक ऐसा घाव जिसे व्यापारी की एक तलवार ने दिया था और जिसने सोने की चिद्धिया को हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर दिया।